प्रश्नावली 3.4 का तीसरा क्वेश्चन देखिए, दो ऐसे क्रमागत विषम धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 290 हो। हमें लेना है विषम धनात्मक पूर्णांक। अब देखिए विषम धनात्मक पूर्णांक, देखिए जैसे मान ली 1, 3 और 5, 7, 9, 11, ये क्या है विषम धनात्मक पूर्णांक। अब देखिए 1 और 3, बताइए 3 कब आया, जब 1 में कितना जोड़ा 2, तब कितना आया 3। अब 3 में कितना जोड़ा कि 5 आए, 3 में 2 जोड़ा तभी तो 5 आए। अब देखिए हमें लेना है दो ऐसे क्रमागत विषम धनात्मक पूर्णांक। अब आप मान लीजिए, माना कि पहला क्रमागत विषम धनात्मक पूर्णांक x है। हमने मान लिया कि पहला विषम धनात्मक पूर्णांक x है। अब देखिए विषम संख्याएं लेनी हमें 1, 3, 5, 7, 9 और 11, ये मान लीजिए विषम संख्या है। अब देखिए यहाँ पे 3 कब आता है, जब 1 में कितना जोड़ा 2, तभी तो आया 3। अब 3 में कितना जोड़े कि 5 आए, 3 में 2 जोड़ा तो 5 आए। ऐसे देखिए 5 में 2 जोड़ा तो कितने आए 7, 7 में जोड़ा तो कितने आए 2, और 9 में 2 जोड़ा कितने आए 11। ऐसे विषम धनात्मक पूर्णांक हमें लेना है। तो आप मान लीजिए कि माना कि पहला क्रमागत विषम धनात्मक पूर्णांक क्या है x। अब मान लीजिए दूसरा क्रमागत विषम धनात्मक पूर्णांक। अब देखिए 1 में कितना जोड़ा कि 3 आया 2। अब पहला पूर्णांक क्या माना हमने x, तो दूसरा क्या हो जाएगा x प्लस 2, x प्लस 2 होगा। यहाँ पे देखिए मान लीजिए पहला पूर्णांक क्या है यहाँ पे x है। अब 3 कब आएगा, x में कितना जोड़े 2, तभी तो 3 आएगा। अब देखिए x में कितना जोड़ा x प्लस 2। अब देखिए दो ऐसे क्रमागत विषम धनात्मक पूर्णांक ज्ञात करने हैं जिनके वर्गों का योग कितना होना चाहिए 9। अब देखिए प्रश्नानुसार चलेंगे। प्रश्नानुसार जिनके वर्गों का योग, किनके वर्गों का योग, इसके वर्गों का योग कितना होना चाहिए 290 है। तो इनके वर्गों का योग कीजिए। मान लीजिए x का भी करेंगे वर्ग प्लस, अब देखिए योग करना है तो चिन्ह किसका आएगा प्लस का। अब x प्लस 2 इसका भी करेंगे वो वर्ग, और इनका योग कितना है 290। ये हमने प्रश्न में बोल रखा है कि जिनके वर्गों का योग कितना होना चाहिए 290। अब देखिए हमने इसके वर्ग भी कर दिया, उसका योग कितना आया 290। अब बताइए x स्क्वायर का वर्ग करेंगे तो क्या आएगा x स्क्वायर प्लस, अब देखिए यहाँ पे कौन सी शर्त समीकरण लग रही है x प्लस 2 का होल स्क्वायर, a प्लस b का होल स्क्वायर बराबर 1 का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर। यह शर्त समीकरण लगेगी तो लगाइए। a का मतलब कि यहाँ पे x का स्क्वायर प्लस का 2 गुणा a का मतलब x गुणा 2 प्लस 2 का स्क्वायर और बराबर कितना 290। अब देखिए x स्क्वायर और x स्क्वायर कितने x हो गए 2x स्क्वायर हो गए, 2x स्क्वायर प्लस का 2 दूनी कितनी हुई है 4, 4 को x से गुणा किया तो 4x प्लस 2 का स्क्वायर कितना हुआ 4 बराबर 290। अब हमें द्विघात समीकरण बनाना है। देखिए 2 का तो 2x स्क्वायर, देखिए द्विघात समीकरण बनाना है। ये 290 को आप इधर ले आइए, 2x स्क्वायर प्लस के 4x और प्लस के 4, ये प्लस में है तो इधर किस में आएगा माइनस के
90 और यहाँ पे क्या बचा 0। देखिए 2x² प्लस के 4x। अब देखिए प्लस के 4 और माइनस के 290, माइनस के 290 में प्लस के 4 गया तो किसके बचेंगे माइनस के 286 बराबर 0। द्विघात समीकरण बन गया। आप चाहो तो इसको छोटा भी कर सकते हो। पता है पूरे समीकरण में किसका भाग जा रहा है 2 का भाग जा रहा है, तो पूरे समीकरण में 2 का भाग देंगे। 2 में 2 का भाग दिया क्या बचा x² प्लस 4x में भी 2 का भाग देंगे तो क्या बचेगा 2x माइनस 286 में भी 2 का भाग देंगे तो क्या बचेगा 143 और बराबर 0 में भी 2 का भाग देंगे तो क्या आएगा 0। पूरे समीकरण में 2 का भाग दे दिया। अब देखिए ये द्विघात समीकरण बन गया, द्विघात समीकरण बन गया। अब आपके पास द्विघात समीकरण को हल करने की तीन विधियां हैं। आप कोई सी भी विधि का प्रयोग कर सकते हो। पहली विधि है गुणनखंड विधि, दूसरी पूर्ण वर्ग विधि और तीसरी है श्रीधराचार्य विधि। हम इसको श्रीधराचार्य विधि द्वारा हल कर लेते हैं। पता है श्रीधराचार्य विधि का फॉर्मूला क्या है, x बराबर माइनस के b प्लस माइनस अंडर b² माइनस 4ac और बटा 2a। अब देखिए इसको कैसे हल करते हैं। बताइए माइनस का तो माइनस। अब देखिए इस समीकरण में a b और c का मान निकालेंगे। बताइए a का मान क्या है, a का मान कितना आ गया, a का मान 1 और b का मान क्या है, b का मान आ गया 2 और c का मान आ गया माइनस का 143। अब देखिए x बराबर माइनस का तो माइनस, देखिए b का मान क्या है, b का मान आया 2 फिर प्लस माइनस अंडर b का स्क्वायर, b का मतलब 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर माइनस 4 गुणा a का मान कितना 1 और c का मान कितना माइनस के 143 और इस पूरे के ऊपर है अंडर और भाग देना इसमें 2 गुणा a का मान कितना है 1, 2 गुणा 1। अब देखिए x बराबर माइनस का तो -2 प्लस माइनस, पता है 2 का स्क्वायर कितना हुआ 4। अब देखिए माइनस माइनस को गुणा करेंगे तो चिन्ह किसका आएगा प्लस का। अब 143 को 4 से गुणा कीजिए, 4 दिया कितना हुआ 12 का 2 हासिल की 1 4 चौक 16 1 17 हासिल की 1 4 1 4 1 5 और बटे में कितना है 2 को 1 से गुणा करोगे तो 2 आ गया। अब देखिए x बराबर माइनस का तो 2 प्लस माइनस, अब देखिए 4 और 572 कितने हुए 576 और बटे में 2। अब x बराबर माइनस के 2 प्लस माइनस, अब देखिए 576 का अंडरूट क्या होता है, 576 का अंडरूट होता है 24/2। अब क्या करेंगे इसके 2 भाग करना है और एक बार प्लस में लेंगे और एक बार माइनस में लेंगे। लीजिए x बराबर माइनस के 2 प्लस के 24/2, एक बार माइनस में लेंगे 2 माइनस के 2 और माइनस के 24/2। अब देखिए माइनस के 2 और प्लस के 24 कितने बचे 22, प्लस के 22 बचे और बटे में 2। इसको भाग दिया तो कितनी बार जाएगा 11 बार। बताइए x का मान कितना आया 11। एक बार माइनस में लेंगे, माइनस माइनस क्या होता है प्लस, दोनों जुड़ेंगे और 2 और 24 कितने हो गए 26/2। बताइए कितना आया माइनस के 13, माइनस के 13 आया। अब देखिए हमें ऋणात्मक तो लेना ही नहीं है, कौन सा लेना है धनात्मक। बताइए x का मान क्या आया 11। हमने देखिए x का मान कितना आया 11, माना कि पहला क्रमागत विषम धनात्मक पूर्णांक क्या आया 11। तो बताइए x का मान कितना आया 11 आया और दूसरा क्रमागत विषम धनात्मक पूर्णांक क्या हो जाएगा 11 प्लस 2 बराबर कितना होगा 13। तो बताइए पहला क्रमागत कितना आया 11, दूसरा कितना आया 13। अब आप उत्तर की जांच कर सकते हो। देखिए उत्तर की जांच कैसे कर सकते हो।
प्रश्न में कह रहा है दो ऐसे क्रमांक विषम धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग कितना होना चाहिए 290। अब देखिए 11 और 13 दोनों क्रमागत विषम है, धनात्मक पूर्णांक है। अब उत्तर की जांच करने के लिए 11 का वर्ग क्या होता है 121, मतलब 11 को 11 से गुणा करोगे तो कितना आएगा 121। अब 13 का वर्ग होता है 169, दोनों को जोड़ोगे तो आएगा 290। उत्तर की जांच और हमें वर्गों का कितना आना चाहिए 290 आ रहा है। तो आए समझ में।